सबसे पहले तो जोरदार तालियां हो जाए एक बार आपके लिए। राष्ट्रस्यार्थे नयत ज्ञानम, राष्ट्रस्यार्थे नयत धनम, राष्ट्रस्यार्थे बलम यन्य हिततत ज्ञानम धनम बलम। यानी कि राष्ट्र के हित में जो धन ज्ञान बल काम नहीं आया, ऐसे ज्ञान धन बल को धिक्कार है। नमस्कार, मेरा नाम नितेश गर्ग है। आप देख रहे हैं INS 24/7। जोरदार करतल ध्वनियां हो जाए। INS 24/7 की टीम वोट यात्रा के तहत पहुंच चुकी है अंबिकापुर। जी हां, वही अंबिकापुर जहां से हैं उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव। 2008 से लगातार TS सिंहदेव का यह अभेद गढ़ बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो हम आए हैं यहां पर कि 2018 में किन वादों के साथ TS सिंहदेव कांग्रेस पार्टी ने यहां पर चुनाव जीता था, उसके बाद कितने विकास कार्य किए। भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव में प्रवेश कर रही है तो उसके क्या दावे हैं, आखिर उसे वोट क्यों दे यहां के निवासी, और क्यों सरकार बनाए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लिए, यही बड़ा सवाल रहेगा। हम दोनों ही दलों के साथ आम आदमी पार्टी से भी बात करेंगे और जानेंगे कि यहां विकास की क्या हकीकत है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं मेहमानों को बुलाना चाहूंगा। मेजर अनिल सिंह जी आए, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता हैं आप। और मैं बुलाना चाहूंगा विश्व विजय सिंह तोमर, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी से मैं बुलाना चाहूंगा द्वितेंद्र मिश्र जी को। आप आए, प्रदेश महामंत्री हैं आप कांग्रेस से। और सिकल झा जी को बुलाना चाहूंगा जो कि अध्यक्ष हैं युवा कांग्रेस के। इसके साथ ही मैं बुलाना चाहूंगा साकेत त्रिपाठी जी को, प्रदेश सहकोष अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी से। 10 प्रत्याशियों की सूची आम आदमी पार्टी ने भी जारी कर दी है। पिछली बार जमानत जब्त हुई थी इनकी सभी जगह पूरे छत्तीसगढ़ में। इस बार क्या स्थिति होगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। और बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रतिनिधियों का रुख करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि 2018 में सत्ता में जिन वादों के साथ आप आए थे अंबिकापुर में, क्या आपने वो वादे पूरे किए, और ऐसे कौन से ठोस काम है जिसके आधार पर आप 2023 में उतरेंगे और जनता से वोट की अपील करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद INH। 2018 में हमारी पार्टी और हमारे यहाँ के विधायक, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय TS सिंहदेव जी, हम लोगों ने 2018 में घोषणा पत्र के माध्यम से आम जनजीवन के जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, किसानों के लिए उनके खेतों में पानी, इन तमाम मुद्दों के साथ हम लोगों ने उस चुनाव में भागीदारी लिया था और उनको लगभग हम लोगों ने पूरा किया है। कौन सी वो आपकी योजनाएं जो सर इंप्लीमेंट हुई हैं इस क्षेत्र के लिए, आपके विशेष विकास कार्य क्या हैं जिन्हें आप, जैसे मैं आपसे कहूं कि टॉप 5 काम आपके यहां के क्या हैं अंबिकापुर के निवासियों के लिए, जनता के लिए, तो कौन से होंगे आपके 5 सबसे बड़े काम कांग्रेस के? जी अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए यदि हम देखें तो शहरी क्षेत्र से बहुत बड़ा क्षेत्र हमारा ग्रामीण क्षेत्र का है, किसानों का है, जिसके तहत घुनघुट्टा जो हमारा जलाशय है, उसके नहर से अंतिम छोर तक पिछले 50 सालों में जहां पानी शायद नहीं पहुंच पाया था, उसे हमने अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया और लगभग 25-26 करोड़ की लागत से वो बना। इसके बाद उसके नजदीक फतेहपुर डायवर्शन डिस्ट्रीब्यूशन के भी लिए भी 45 करोड़ की स्वीकृति हुई। इसके साथ ही देवगढ़ की लगभग 50 करोड़ की व्यावर्तन योजना को स्वीकृति मिली। धान खरीदी के मामले में अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 27 केंद्र हुआ करते थे, अब वो बढ़कर के 41 धान खरीदी केंद्र हो चुके हैं। सड़कों के मामले में यदि मैं आपको बता दूं तो सड़कों के मामले में भी प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा ही छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट श्रेणी में रखा गया, जिसमें सरगुजा का बहुत बड़ा योगदान है। मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत 2008 से 18 तक जहां मात्र 50 किलोमीटर की भी सड़क नहीं बन पाई थी, वहां पे इन 4-4.5 सालों में लगभग 300 किलोमीटर की सड़क बनाई गई। इसके अलावा 200 किलोमीटर से अधिक सुगम सड़क बनाई गई, 200 किलोमीटर से अधिक गौरव पथ बनाए गए।
इस तरह की तमाम जो मूलभूत है। मैं यदि बिजली की बात करूं हाँ। तो बिजली के बारे में भी आपको बता दूं कि लगभग 10 सब स्टेशन का निर्माण की स्वीकृति यहां मिली, लगभग 300 ट्रांसफार्मर अतिरिक्त हुए हैं। इस तरह के तमाम बहुत सारे कार्य जो 4 हो गए सर, एक और जोर आपको इतना लगाना पड़ रहा है। उप मुख्यमंत्री का ये गढ़ है, क्षेत्र है। 2008 से आप यहाँ पर सत्ता में है, 5वां काम। और इसके बाद यदि आप बात करें स्वास्थ्य के क्षेत्र में जी, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने, हमारी सरकार ने यहाँ 500 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना, ये 5 कार्य हो गए। मैं जनता का रुख करना चाहूंगा, क्या ये वादे सच हैं? ये क्या है? नहीं, क्या ये वादे सच हैं? क्या ये वादे सच हैं? क्या ये वादे सच हैं? मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है, बड़ा कंफ्यूजन है और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी से अच्छा तो कोई दे नहीं सकता। तो सर आपके पास आना चाहूंगा, इतने सारे विकास कार्य, क्या है ये सच्चाई? हरिभूमि ने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर और सरगुजा अंबिकापुर विधानसभा के अंदर एक लोगों की जबान पे बात है कि छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा बचा नहीं जिसे भूपेश सरकार ने टला नहीं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और जनता क्यों कह रही है? इन्होंने घोषणा पत्र बनाया, धान खरीदी के मामले को यदि अपन छोड़ दें तो इन्होंने एक भी वादे नहीं पूरे। और आज चाहे वो किसान हो, नौजवान को जहां तक मामला है कि उनके है, तो आज अंबिकापुर विधानसभा में 60,000 लोग पंजीकृत हैं। अब मुश्किल से 5,000 6,000 लोगों को वो राशि उनको दी जा रही है। मुझे लग रहा था सर कि उन्हें सोचने में जोर लग रहा है, आपको तो उनकी कमियां गिनाने में इतनी ताकत लग रही है। नहीं, आप सहयोगी का भी सहारा ले सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से। आपको बता रहा हूं जी, इतना अच्छा काम कर दिया क्या टीएस सिंहदेव जी ने? जहां तक है कि एक भी योजनाओं को उन्होंने सफल नहीं किया है, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे कर्मचारी हो, नौजवान हो, महिलाएं हैं, स्व सहायता समूह के कार्यकर्ता हैं, जिनको कि बोला गया था कि उनके कर्ज माफी कर दिए जाएंगे, मगर कर्ज माफी नहीं किया गया। और जहां तक अभी आपने सुना एक महत्वपूर्ण कार्य कि यहां ग्रामीण में 300 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना थी, उसके तहत सड़कें बनी हुई हैं। आज उन सड़कों का रिपेयरिंग भी इन 5 सालों में नहीं हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की आप बात करें तो यहां ऑक्सीजन की कमी से और जनरेटर में डीजल नहीं होने की वजह से बच्चे मर जा रहे हैं। हालत खराब है, तो स्वास्थ्य की स्थिति खराब है, शिक्षा की स्थिति खराब है, नौजवानों को ठगा गया है, महिलाओं को ठगा गया है, कर्मचारियों को ठगा गया है, दैनिक वेतन भोगियों को ठगा गया है। और इस वजह से आज उप मुख्यमंत्री जी का पूरे क्षेत्र में 5 साल उन्होंने दिखा नहीं है। इसलिए यदि आज वो कुछ गिफ्ट देके जनता को फिर से बरगलाने की कोशिश करेंगे तो ये भ्रम है उनका। आज जनता उनसे लेगी भी, मगर वोट तो भारतीय जनता पार्टी को देगी, क्योंकि वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, आगे वो नहीं ठगा। ठीक है, आप वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी से, प्रश्न आपसे लाजमी है। आपने कहा ठगा, अभी सरकार में वो आए, 2008, 2013 इन चुनावों में भी आपकी विफलता हुई। लगातार इतने लंबे समय से यहां पर विफलता का क्या कारण आपको लगता है? क्या जनता इतने लंबे कार्यकाल के बाद नहीं देख पा रही है? आपका कहना ठीक है,
हम सरगुजा के तीनों सीट 3 बार से हार रहे हैं और निश्चित रूप से कुछ कमियां होंगी। सरकार 15 साल की सरकार में हमने सरगुजा को बहुत कुछ दिया। शिक्षा के क्षेत्र में हमने महाविद्यालय दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, गर्ल्स कॉलेज दिया। इस तरह के शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत काम किया। आयुष्मान कार्ड बनाए, 50,000 तक की उनकी व्यवस्था की गई और 1 रुपया 2 रुपया किलो गरीबों को जो चावल दिया गया उसकी शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी ने की। इस तरह से हमने किया, मगर कुछ न कुछ कमजोरी जरूर होगी, इसलिए 3 बार हमें विफल होना पड़ा। मगर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस बार इनके कार्यकलाप से, कांग्रेस के शासन के कार्यकलाप से जनता रुष्ट है और इसका भुगतान इनको भुगतना पड़ेगा। चलिए, हमारे पास भारतीय जनता युवा मोर्चा से भी, आपको क्या लगता है 8, 13, 18 और अब 23 की बारी आ गई, इतनी सारी योजनाएं आपकी पार्टी के वरिष्ठ सीनियर लीडर हैं, उन्होंने बताया कि हमने दी, इतनी सौगातें देने के बाद भी जनता का वोट, और रोचक बात यह है कि वोटों का आंकड़ा टीएस सिंहदेव जी के जीत का बढ़ता ही गया है, 8 के बाद 13 में, 13 के बाद 18 में। देखिए, सरगुजा जिला और अंबिकापुर विधानसभा के बारे में आप पहले से भी देखेंगे, छत्तीसगढ़ बनने के पूर्व भी, तो हम अंबिकापुर विधानसभा सिर्फ 2003 में 37,000 वोट से चुनाव जीते थे। उसके बाद 8 में परिसीमन हुआ और उसमें फिर चुनाव हुए। और जो टीएस सिंहदेव जी हैं, उनके द्वारा लगातार पहली बार वो 1,000 से जीते, हारते हारते बच गए और लगातार वादे किए गए। उन वादों के आधार पर मैं 2-3 बातों को बताऊंगा जो अभी हमारे कांग्रेस के लोगों ने कहा है और अपनी उपलब्धियां गिनाई है। मेडिकल कॉलेज की बात उन्होंने की। मेडिकल कॉलेज का पहला बैच कब शुरू हुआ? क्या 2019 के बाद हुआ कि 2016 में हुआ? यदि 2016 में मेडिकल कॉलेज का पहला बैच लगता है तो एक कांग्रेस सरकार मेडिकल कॉलेज कैसे खोल दी? इसी प्रकार इन्होंने सिंचाई की उपलब्धि गिनाई। सबसे आखिरी गांव है फतेहपुर। ये पिछले 10 सालों से कह रहे हैं, पहले बोलते थे हम विधायक हैं, हमारा कोई नहीं सुनता है, फिर बोले कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, हमारा कोई नहीं सुनता है, फिर बोले कि अभी मंत्री बन गए तो भूपेश जी हमारा नहीं सुनते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहां अंबिकापुर का बैठा हुआ एक एक व्यक्ति जानता है। हजारों की संख्या में जब कर्मचारी अपने वादों, जो वादे कांग्रेस के लोगों ने किए थे उसको याद दिलाने उनके घर तक जाते हैं तो फोन पर खुद ही वो ये बात कहते हैं कि मैं आपके वादों को पूरा नहीं कर सका और मेरा कोई नहीं सुनता है। मैं बताना चाहूंगा कि फतेहपुर में पानी पहुंचेगा, ये पिछले 10 सालों से वो कह रहे हैं, लेकिन आज मैं चुनौती देता हूं, कल भी आईएनएच की टीम यहां है, आज चले फतेहपुर, वहां पानी यदि मिल जाएगा तो जो कहेंगे सो मैं तैयार हूं। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की जो पद्धति है यहां राजनीति करने की, वो सिर्फ वादे हैं और वादा दावा, और उसको मीडिया के माध्यम से और झूठ का कैसे प्रचार प्रसार व्यापक कर सके, और उसके बाद जब आप उसका परिणाम पूछने जाएंगे तो 0 सन्नाटा रहता है। तो इन्हीं कारणों से, लेकिन 4.5 साल विधायक जी गायब रहे। अचानक से अभी 2 महीना पहले से उन्होंने चौपाल लगाना शुरू किया। पब्लिक से रिएक्शन भी आया कि भैया 4.5 साल कहां था, अचानक से अंबिकापुर का, और पहले ही चौपाल में एक शहर का वरिष्ठ जन ने पूरा पोल खोल के रख दिया, बड़ा वायरल हुआ सोशल मीडिया में। तो इस तरह का है, और इस बार पब्लिक ने, और मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी मन बना लिया है कि टीएस सिंहदेव जी को चुनाव हराएंगे। ठीक है, चलते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ। केंद्र में आपका इंडिया गठबंधन बन गया जिसमें आप कांग्रेस के सहयोगी हैं। छत्तीसगढ़ में अलग चुनाव की बात चल रही है, चल क्या रहा है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, सबसे पहले तो आईएनएच की टीम को धन्यवाद। आपने जो सबसे पहला प्रश्न पूछा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, देखिए केंद्र का चुनाव और राज्य का चुनाव दोनों अलग अलग होते हैं। केंद्र का चुनाव राष्ट्र हित के मुद्दे पर लड़े जाते हैं। वहाँ पर हमारे शीर्ष नेतृत्व को ये महसूस हुआ कि यदि लोकतंत्र को बचाना है तो एक महागठबंधन में शामिल होना पड़ेगा। दूसरा प्रमुख बात, जैसे यदि केंद्र में यदि हमने महागठबंधन में शामिल हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि छत्तीसगढ़ में यदि कांग्रेस सरकार अपना मनमानी करे तो हम शांत रहेंगे। अभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ भैया ने जो उपलब्धियां गिनाई, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि उन उपलब्धियों में जो पहला इन्होंने कहा हॉस्पिटल का मुद्दा, मेडिकल कॉलेज, भाजपा बोलता है मेडिकल कॉलेज की स्थापना हमने किया, कांग्रेस बोलता है बिल्डिंग हमने बनाया। लेकिन क्या
यहाँ जितने भी हमारे लोग या साथी बैठे हैं वो बता दे, उनके परिवार में यदि कोई बीमार पड़ता होगा तो क्या यहाँ के मेडिकल कॉलेज में कोई इलाज करवाने जाता है कि रायपुर जाता है? यहाँ कोई इलाज नहीं करवाता है। यहाँ का मैं आपको बात बताता हूँ कि यदि यहाँ पर आपको सोनोग्राफी करवाना हो या एक्सरे करवाना हो तो 20-20 दिन का नंबर लगता है। डॉक्टर पर्ची बना के देता है कि अब बाहर जाइए और वहाँ पर सोनोग्राफी करवाइए। दूसरी बात, 2016 में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुआ। 2017 में शासन ने यहाँ पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाला। आज क्या कारण है कि उस वैकेंसी के 50% से ज़्यादा पद आज भी रिक्त हैं और शासन ने किस मजबूरी से उसको स्टे लगा के रखा हुआ है कि उसमें भर्ती नहीं हुआ है? और 2018 में जब इन्होंने दोबारा भर्ती निकाली तो उसमें एक लैब टेक्नीशियन का पद होता है। उसमें इन्होंने योग्यता बताई थी 12वीं पास, बायोलॉजी चाहे अन्य सब्जेक्ट से। अचानक पता नहीं शासन को क्या सपना आया, उन्होंने उस योग्यता को कम करके 8वीं पास कर दिया। अब आप ही लोग बताइए कि क्या 8वीं पास योग्यता वाला कोई भी व्यक्ति लैब टेक्नीशियन के पद पर क्या काम करेगा? वो खून जांच करेगा कि खून का जो जुआ होता है उसको डस्टबिन में डाल के उठाएगा, क्योंकि भित्त के लिए भी 8वीं पास योग्यता होता है। दूसरी बात, जहां तक पानी की बात होती है, हमने घुंघुटा से पानी ले आया। भाजपा ने कहा कि नहीं, ये केंद्र सरकार का अमृत मिशन योजना है। राज्य सरकार बोलती है कि हमने किया। किसी भी घर में बरसात के दिनों में यदि आप एक बोतल भी पानी ले लें तो पानी का मिट्टी ज़्यादा आती है। तो क्या वैसा पानी पीने से हम मेडिकल फील्ड में जो भी व्यक्ति काम करते हैं उनके रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं कि आम जनता को स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं? आपने तो सुना है 100 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए अमृत मिशन के तहत इस क्षेत्र में। नहीं, 100 करोड़ करे, 200 करोड़ करे, लेकिन उसका निष्कर्ष क्या निकला? जवाबदेही किसकी है? मैं कांग्रेस के मित्रों से चाहे भाजपा के मित्रों से यही कहना चाहूंगा कि वो एक चीज बस बोल दे कि यदि हमने काम किया होगा तो ही हमको वोट दे। यदि ये बात यदि वो बोल दे तो मैं यहां से राजनीति छोड़ दूंगा। तो वो तो जब से क्या कह रहे हैं? आपको लग रहा है कि वो कोई विदेश की बातें कर रहे हैं? वो ये नहीं बोले हैं कि हमने विकास किया होगा तो हमको वोट दे। ठीक है, तो आपका कहना है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी दोनों विकास नहीं कर रही, कुछ जनता की तरफ रुख करेंगे। आप में से कोई कुछ बोलना चाहे, पक्ष से सवाल करना चाहे, बताएं। मैं उपेंद्र गुप्ता, मैं हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि नितिन मित्र भैया जी से निवेदन करूंगा कि सरगुजा जिले में जो भ्रष्टाचार हुआ है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में यहाँ पे जो भ्रष्टाचार हुआ उसके संबंध में मेरे को बताएं। इन्होंने जो बात कही है उसका जवाब चाहूंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में, आदर्श आवास योजना के संदर्भ में, देखिए, इस तरह का सामान्य कोई आरोप लगाएगा तो उसका जवाब तो संभव ही नहीं है। स्पेसिफिक किसी चीज को यदि बताएंगे कि हाँ फलाने व्यक्ति के आवास योजना में कोई गड़बड़ी हुई, उससे भ्रष्टाचार हुआ, उससे पैसा लिया गया, उसका काम नहीं हुआ, तो जरूर जवाब दिया जा सकता है। यही तो जवाब है आपका। आदर्श ग्राम योजना, आदर्श ग्राम, नहीं तो आपके पास क्या डॉक्यूमेंटेशन है? उसके भ्रष्टाचार के तथ्य हैं, तर्क हैं, ऑन पेपर चीजें हैं? हाँ है ना मेरे पास डॉक्यूमेंट्स। हाँ, अवेलेबल चाहिए तो मैं अवेलेबल करा दूंगा उसके लिए। आप उन पेपर्स को लेके क्या आप कलेक्टर के पास गए, एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, सीईओ के पास गए, ग्रामीण विकास अधिकारी के पास गए? मेरे पास अभी कई ऑथेंटिक जानकारी है जिसको मैं हाईलाइट करूंगा। सर, सवाल उठा देना ये सामान्य बात है, तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ भी बात करना होगा। इधर से कुछ कहना कोई चाहता हो, बताइए। नहीं, मैं जानना नहीं चाहता आप क्षेत्र के विकास को लेकर इन नेताओं से, इन प्रतिनिधियों से, टीएस बाबा के काम को लेकर कुछ बोलना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं कुंज बिहारी सिंह पैकरा, एडवोकेट अंबिकापुर से, आम आदमी पार्टी विधि का जिला अध्यक्ष हूं। माननीय टीएस सिंहदेव, सरगुजा के जाने माने हस्ती कहा जाने वाले यहाँ के महाराजा साहब, बहुत बड़ी भूल की जो कि छत्तीसगढ़ को एक आगे बढ़ाने के लिए और खासकर सरगुजा को, उन्होंने क्या ऐसा कारण था कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, पंचायत क्षेत्र में उनका पद को इस्तीफा देना पड़ा। सबसे बड़ी भूल।
ये छल किए, पब्लिक के साथ धोखाधड़ी किए, एक पद तो त्याग दिए। दूसरी पद पे आता हूं मैं स्वास्थ्य मंत्री का। आपने देखा होगा यहां माननीय टीएस सिंहदेव का, आप कहीं पुतला माननीय महाराजा साहब का पति पत्नी का कहीं देखे हैं? अदर पुतला कहीं जगह? मगर हमारे स्वाभिमान के तरह टीएस सिंहदेव ने अपने स्वास्थ्य मंत्री रहने के कारण यही बनाए कि जगह जगह पुतला बनाए और स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दें। आज इतना बदहाली है, अब मैं देख सकता हूं, आप भी देख सकते हैं, हॉस्पिटल में जाके देखिए कि कैसे बैल बकरी के जैसे वहां लेटे हुए हैं और इतनी गंदगी मार रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। यानी तमाम तरह की समस्याएं हैं। कांग्रेस की तरफ से कोई अगर बोलना चाहता हो बताएं। मैं डीके सोनी एडवोकेट हूं, सोशल वर्कर, आरटीआई एक्टिविस्ट हूं। मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों से एक क्वेश्चन है। अंबिकापुर का हृदय स्थल रिंग रोड 100 करोड़ की लागत का है। उसको भूमि पूजन करने के लिए माननीय रमन सिंह ने 2 करोड़ रुपए खर्च किया। पद यात्रा निकाला गया कि हम रिंग रोड बहुत अच्छा बनाएंगे। जब रिंग रोड बन रहा था तो माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय टीएस सिंहदेव ने स्कूटी पे यात्रा किया कि रिंग रोड बहुत अच्छा बना है। आज रिंग रोड में आप घूमकर देख लीजिए, सबसे घटिया रिंग रोड बना हुआ है। आज अगर कोई चला जाएगा, कितनी मौतें हो गई उस रिंग रोड में, कितनी मौतें। उसके संबंध में मैंने पूरे दस्तावेज के साथ कोर्ट में गया, एफआईआर दर्ज करवाया, लेकिन आज तक कोई भी राजनीतिक दल के लोग इस मामले को नहीं उठाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टी के लोग उनसे मिले हुए हैं। इसके अलावा सरगुजा में अदानी लाखों पेड़ काट रहे हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल, न कांग्रेस न बीजेपी, क्यों नहीं उठा रहे उस मुद्दे को? नहीं उठा रहे। क्यों? क्योंकि इनकी साठगांठ है। जब जनहित में ऐसा काम नहीं होता है तो पब्लिक को सामने आता है। उसमें भी मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पीआईएल लगाया है, तब जाके यहां अदानी का ट्रांसपोर्टिंग का काम रुका हुआ है। नहीं तो आज लाखों पेड़ काट दिए जा रहे हैं। ऐसा इन लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं दोनों राजनीतिक पार्टियों से निवेदन कर रहा हूं कि इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाया जाता। ठीक है, रिंग रोड का जवाब ले लेते हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ उन्होंने कहा कि आपने भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया। टीएस बाबा जी का जवाब लेने उनके पास आऊंगा। क्या दिक्कत है? रोड बनी बनाई सही नहीं है। देखिए, यदि आप 20 साल पहले अंबिकापुर शहर में आए होते तो उस समय का 20 साल पहले का अंबिकापुर और आज के अंबिकापुर में जमीन और आसमान का अंतर है। जब जो आप रिंग रोड में डिवाइडर देख रहे हैं, वो डिवाइडर भारतीय जनता पार्टी के समय बना है। आप यहां जो स्टेडियम का कायाकल्प देख रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के समय का बना है। देवीगंज रोड, ब्रह्म रोड और सदर रोड के अलावा चौथी कोई 30 फीट 35 फीट की सड़क नहीं थी इस अंबिकापुर शहर में। सत्तीपारा और जोड़ा पीपल का चौड़ीकरण करके आज सबके दुकानों के सामने शटर लगे हैं। ये विकास परक कोई कार्य किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज शहर का जो परिदृश्य बदला है वो भारतीय जनता पार्टी के समय से बदला है। लेकिन कांग्रेस पिछले 9 सालों से, लगभग 8.5 सालों से नगर निगम में काबिज है और सरकार में लगभग 5 साल हो गए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस कार्यालय और जो मूर्ति की बात आई, उसके अतिरिक्त नगर को क्या दिया है कांग्रेस की सरकार ने? दूसरा, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि बार बार ये आदिवासी हितों की चिंता करने वाली सरकार कहते हैं। आपने जो सवाल हमारे आम आदमी पार्टी के नेता से पूछा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, सरगुजा वाले चिंतित हैं कि भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव जी का ये रिश्ता क्या कहलाता है। जब नक्की होने की बारी आती हो तो बोल देते हैं कि हमारा सुनवाई नहीं है, और अचानक से काका बाबा तो धीरू बीरू पता नहीं क्या क्या जोड़ी बन जाता है। ये तेंदुपत्ता जो खरीदी है डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में 17 लाख मानक बोरी तेंदुपत्ता की खरीदी होती थी। हम उनको चप्पल देते थे, उनका बीमा होता था, उनके बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती थी। आज वो 17 लाख से घट करके जो बढ़ना चाहिए 13 लाख मानक बोरा होगा। 1000 करोड़ रुपए कम दिए जा रहे हैं आदिवासी भाइयों को। ये क्या है? सरगुजा संभाग में हमने गन्ना फैक्ट्री खोला, शक्कर फैक्ट्री खोला। हमारे रघुनाथपुर तरफ किसान बहुत ज्यादा है गन्ना के। रमन सिंह जी के समय में गन्ना की खरीदी रघुनाथपुर में होती थी। आज गन्ना किसान गन्ना लगाना इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि उसको गन्ना को लोड करके प्रतापपुर जाना पड़ता है, भाड़ा उससे उसके फायदे से ज्यादा हो जा रहा है। तो ये कहने वाली सरकार है। और अंबिकापुर विधायक जी का ये कहना है, सीधा सीधा मामला ये है, अभी जैसे सब लोग देखे होंगे पिछले 5 सितंबर को 4.5 साल गायब रहने के बाद अचानक से शिक्षक दिवस मनने लगा। अरे शिक्षक दिवस तो हर साल आता है साहब, बाकी 4 साल शिक्षक दिवस में शिक्षकों की याद नहीं आई क्या? और आप शासकीय स्कूलों में
पंजा छाप का झोला लेकर के शासकीय कर्मचारी को देने का प्रयास देते हैं। डीओ, बीओ और इस सरकार के दबाव में आकर के कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी ने शासकीय कर्मचारियों को जो सेवा अधिनियम है उसमें उसको त्रुटि करने का प्रयास किया है, उन कर्मचारियों को दोषी बनाने का। ठीक है, बहुत सारे आपने आरोप लगा दिए, जवाब लेते हैं। और यहां पर मैं चाहूंगा कि युवा का जवाब एक युवा राजनेता दे। बताइए, इतने सारे आरोप आपके पास लगे। सबसे पहले मैं आईएनएच का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे शरीक होने का मौका दिया। सबसे पहले जो भाजपा के प्रतिनिधि यहाँ पे बार बार अपना गिनती गिना रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज में आपको बता दूं कि लगातार 2 साल 0 ईयर पे मेडिकल कॉलेज आया था। और आज की डेट पे आप मेडिकल कॉलेज जाके पता कर सकते हैं कि 125 सीट, मतलब कि हर साल 125 डॉक्टर निकलेंगे, जिसमें 100 एमबीबीएस और 25 मतलब कि उससे ऊपर पीजी वाले डॉक्टर। तो ये अपने आप में एक उपलब्धि है जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा ने यहाँ पे किया है। इसके अलावा शहर में 11 हमर क्लिनिक, जिसमें से 4 मतलब कि चालू हो चुके हैं, 2 कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी का अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा 1 हमर लैब, 2 अर्बन पीएससी, ये अंबिकापुर शहर का है। मतलब कि इतने बन रहे हैं और इतने अंडर कंस्ट्रक्शन और जो चालू हो चुके हैं। हर हमर क्लिनिक में 1 एमबीबीएस डॉक्टर। इसके अलावा 40 प्रकार का दवाई हमर क्लिनिक में, हर हमर क्लिनिक में मिलेगा। 7 प्रकार का टेस्ट जो वहां पे होगा। इसके ऊपर अगर किसी को टेस्ट कराना है तो हमर लैब जो जिला चिकित्सालय में खुला है उसमें लोग करा सकते हैं। तो आप ये बेबुनियाद बस बात की नहीं, कोई काम ही नहीं हुआ है, कोई काम ही नहीं हुआ है, ये तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। अगर काम नहीं होता सर तो 2008 से लेकर अभी तक जीत का जो अंतर है वो लगातार बढ़ता हुआ नहीं जाता। ये जो जीत का अंतर है इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि वास्तव में कार्य हुआ है। इन्होंने भूपेश सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है नरवा, घरवा, गुरवा, बाड़ी, इसके साथ वो गोठान बना रहे हैं। इनको लेकर क्या क्षेत्र में चल रहा है, आप में से कोई बोलना चाहे? हम गोठान के लिए विमर्श करेंगे और जानेंगे कि क्या चल रहा है। आप अभी यहां से शहर में निकल जाइए, गौठान की स्थिति आपको तुरंत पता लग जाएगी कि अंबिकापुर शहर में गौठान की स्थिति क्या है। गायों की वजह से शहर में प्रतिदिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। अंबिकापुर से रायपुर जो रोड है, जो राजधानी रोड है, आप चले जाइए, 500 की संख्या में गाय बैठी रहती हैं और गौठान में जाएंगे तो गाय है ही नहीं, पूरी गाय सड़क पर बैठी हुई हैं। ये इनका गौठान है। ये गौठान है। और आप में से कोई गौठान को लेकर बोलना चाहता हो? ठीक है, मैं उधर आता हूं। गौठान को लेकर बताइए। मेरा नाम संजीव सेठ है। जो गौठान है, बिल्कुल ये कार्यक्रम इनका एकदम बकवास है। आप यहां से जाइए, मैं जाता हूं रोज लखनपुर, रास्ते में लगभग 500 गाय मिलती हैं। गौठान देखिए जाके, वहां पर ना तो चारा है, ना तो गाय है, ना तो उनको देखरेख करने वाला है, कोई भी नहीं है। ये जो इनका है नरवा, घुरवा, बाड़ी, ये सब फर्जी कार्यक्रम है। और जो एक योजना में सब न्याय लगाते हैं, न्याय शब्द का ही अपमान कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, न्याय शब्द का अपमान करें। हाँ, बताइए। सबको मेरा प्रणाम है। अभी ये गौठान के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, गौठान के बारे में बता दूं, हमारे इनके भाजपा के एक सहयोगी भैया है, उनसे बहस हुई थी नगर निगम में। उनको मैंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिया कि गौठान जो बना हुआ है उसमें चारा का इंतजाम जनता खुद करेगी। आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में है ये। दूसरा क्या है, जब ये हमारा केंद्र सरकार थे, केंद्र सरकार के समय जब, हाँ ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ये, आप भैया से पूछ लीजिए। श्रम दान, उसमें चारा दान करना है। आप लोग गए थे जब ना, तो वहां दीपक भैया बैठे हुए हैं, उसमें बहस हुआ था, शैलू भैया थे वहां पे, उनको पूरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिया जिसमें दान खुद करना है। दूसरा आप क्या कहना चाह रहे? भारतीय जनता पार्टी वाले खुद गौठान को असफल बना रहे हैं। दूसरा क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जब हमारा आधार कार्ड आया था तो यही सरकार बोली कि ये नहीं है, ये गौठान नींव का पत्थर साबित होगा। और इसी योजना को हम जब 20-25 साल बाद कभी हमारी शासन योजना से हम बदलेंगे तो ये उसको एक्सटेंशन देंगे। आज यही जो पहले आधार कार्ड में तो क्वेश्चन उठाते थे, तो बच्चा अभी बड़ा है, आईएएस बनेगा। गौठान जो है ना, नींव का पत्थर है, यही आगे चल करके जो है ना पूरा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ठीक है। मैं बोलना चाहूंगा गौठान के बारे में। छत्तीसगढ़ की इस महत्वाकांक्षी योजना की तारीफ स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों की बैठक में कर चुके हैं और उन्होंने ये कहा था कि इस तरह की योजनाएं और प्रदेश में लागू की जाएंगी। प्रधानमंत्री जो थे यहाँ आए थे और भाषण दिए थे कि सबसे भ्रष्ट सरकार भी है, उसका भी उल्लेख।
बिल्कुल, मैं अभी गौठान की बात हो रही है तो मैं गौठान की बात करूंगा। ठीक है, बहरहाल राजनीतिक दलों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जनता का थोड़ा सा चाहूंगा रुझान गौठान को लेकर। जो दावे हैं विपक्ष के सही हैं? नहीं, गौठान के बारे में पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि गौठान की अवधारणा क्या है। गौठान जो बनाया गया था वो डे केयर सेंटर है। उसके तहत ये परिकल्पना थी कि जो भी हमारी जानवर, मवेशी, गायें, गौ माताएं हैं वो बाहर सड़कों में घूमते हैं, यार ऐसे किसान जो अकेले हैं, एकल परिवार वाले हैं, उनके घर मवेशी हैं, वो सड़क में छोड़ देते हैं, उनके लिए डे केयर सेंटर के रूप में गौठान विकसित किए गए कि आप सुबह गौठान में अपनी गायों को, मवेशियों को पहुंचा दीजिए और उसके बाद शाम को जब अपना काम निपटा करके अपने घर जाएं तो उन गौओं को अपने घर ले जाएं। तो मूल अवधारणा तो गौठान की ये थी। इसके तहत ही गौठान के लिए चारा और ये सब रखने की बात थी। और इसके अलावे मान लीजिए कहीं पर कोई ऐसे अनुपयोगी जानवर हैं जो इधर उधर छोड़ देते हैं, उनके लिए भी गौठान के भी आश्रय स्थल तो ये बनाने के 500 जो कह रहे हैं कि सड़कों में 500 मवेशी डेली मिल रहे हैं, ये हो रहा है, ये सब कहां से हो रहा है? ये तो आबादी बढ़ती जा रही है, उसके लिए संख्या और नहीं, तो बढ़ती जा रही है। आप ये बात तो स्वीकार कर रहे हैं ना कि उन मवेशियों को समुचित गौठानों में होना चाहिए? मवेशियों को यदि किसान आप स्वीकार कर रहे हैं ना कि उन मवेशियों को गौठानों में होना चाहिए ना? निसंदेह गौठानों में होना चाहिए। और तो फिर क्यों नहीं है सर? नहीं तो गौ मालिक, यदि गौ पालक जो लोग हैं वो नहीं लेके सड़क जाएंगे। में मुझे नहीं लगता कि कोई गौ मालिक की नहीं, बहुत सारे लोग आवारा पशुओं को छोड़ देते हैं। तो आवारा पशु तो किसी के छोड़े ही आते हैं, ये तो, आसमान से आते नहीं है। तो क्या उनको ले जाकर गौठानों में नहीं ले जाना चाहिए? सुनिए, आवारा पशुओं के लिए कोई ऐसी संस्था या कोई ऐसी कर्मचारी नहीं है कि जो सबको हाँक के ले जाते रहें। और आवारा पशुओं या जो मालिक हैं उनके पशुओं क्या बात कर रहे हैं आप? परिषद इसके लिए उत्तरदायी होती है, शहरों से पशुओं को हटाने के लिए निगम उत्तरदायी होता है। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो शहरी की बात कर रहा हूँ, वो रोड में जाते हुए क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में गौठानों में गौओं को उनके मालिक लेके जाएंगे। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। ये नरवा, गरुआ, घुरुआ बाड़ी गौठान के साथ एक रोका छेका भी योजना था। ये रोका छेका योजना क्या है? ये कंफ्यूजन हम लोग को है कि खुद कांग्रेस की ये नीति बनाने वाले सरकार के लोगों को है कि कर रहा क्या है? ठीक है, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। आप कैसे देखते हैं इस योजना को और यहाँ पर उसका क्रियान्वयन कैसा है? बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा है। इससे पहले मैं एक भाजपा की भी बहुत महत्वाकांक्षी योजना आई हुई थी जब रमन सिंह यहाँ पर सीएम बने थे, रतन ज्योत, सबको मालूम होगा। उस समय एक डायलॉग दिया गया था कि तेल नहीं आएगा खाई से, अब मिलेगा बारी से। आज आप पूरे छत्तीसगढ़ में यदि ढूंढ लीजिए तो रतन ज्योत का यदि एक भी पौधा मिल जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा चीज, अब उसके बाद जब भूपेश सरकार आई तो उन्होंने एक योजना लाया, नरवा घरवा गोरवा बाई। उसके बाद गोबर खरीदी। आप जैसे हमारे भाई लोग कह रहे हैं कि आप किसी भी रास्ते में जाइए, गौठान वहीं मिल जाएगा। हमको गौठान देखने के लिए गांव में जाने की जरूरत नहीं है। वो अलग बात है कि वहां पर उनको चारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये तो गाय माता ही जानेंगी। नहीं तो यहाँ के आप क्या जानते हैं वो बताइए। हाँ, गाय माता जो जानती है वो हम पूछ लेंगे। यहाँ के गौठान रिंग रोड में है, देवीगंज रोड में है, सदर रोड में है। स्थिति क्या है सर उनकी? स्थिति क्या है? स्थिति सुचारू रूप से संचालित है? नहीं, यदि कागजों में तो संचालित है। कागजों में बहुत अच्छे से संचालित है। मैं एक बात अभी आपको बताना चाहूंगा कि सदन में, विधानसभा में भाजपा के नेता ने एक क्वेश्चन पूछा था कि गोबर खरीदी का डिटेल देने के लिए, आपको भी मालूम होगा। उसका जवाब ये आया था शायद 226 करोड़ का गोबर खरीदा गया और उसमें से जो उत्पाद बनते हैं बाई प्रोडक्ट वो मात्र 16 लाख करोड़ के बेचे गए। अब ये आप बताइए कि बाकी जो डिफरेंस अमाउंट है उसका गोबर आज की डेट में कहाँ है? तो जो मंत्री हैं शायद रविंद्र चौबे जी, वो आज तक नहीं बता पाए कि बाकी का गोबर कहाँ गया। ठीक है, अल्टीमेटली आपने स्वीकारा कि स्थिति सही नहीं है। बड़ा जोर लगाना पड़ा सर, बड़ी विनम्रता आप दिखा रहे हैं कांग्रेस के प्रति, क्या बात है। ठीक है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं गौठान का एक उपलब्धि बताना चाहूंगा। गौठान से एक ही उपलब्धि हुआ है कि जो गोबर होता है उसका मिट्टी वाला खाद बना के किसानों को थोपा जा रहा है।
ठीक है, गौठान के बाद अब हम आत्मानंद स्कूल पर चलेंगे। आत्मानंद स्कूलों की क्या स्थिति है जी? कांग्रेस पार्टी भी अपनी तरफ से थोड़ा बताइए, आप लोग कार्यकर्ता हैं इतना। चलिए आम आदमी पार्टी का रुख करते हैं। आत्मानंद स्कूलों की क्या स्थिति है, यहाँ पे कैसे चल रहे हैं? छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब यहाँ पे स्कूलों को बंद किया जा रहा था। लगभग 350 से ज्यादा स्कूलों बंद किए। आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद के स्कूल खोले गए, वैकेंसियां दी गई और आज गरीब भी परिवार के बच्चे इंग्लिश माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही 2003 से लेकर 2018 में रमन सिंह की सरकार ने 98 करोड़ रुपए सिर्फ छात्रों को आर्थिक मदद किया। हमारी सरकार ने 4 माह में 112 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ता अन्य माध्यमों से छात्रों को आर्थिक रूप से मजबूत किया। ये छत्तीसगढ़ की सरकार है जो छात्र और युवाओं के लिए लगातार संघर्ष कर रही है और रमन सिंह जी ने उनके स्कूलों को बंद किया। आज हमारा साइंस कॉलेज आप जाके देखिए, इन्होंने खोल दिया। वहां बेंच के लिए बच्चे तरस रहे थे, ब्लैक बोर्ड की कमी थी। आज वो मॉडल कॉलेज के रूप में है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी या कोई भी साथी जाके देख सकता है, वो इस जिले का एक मॉडल कॉलेज बना हुआ है, वो आत्मानंद आज चमचमा रहा है। यहां पर कोई आत्मानंद स्कूल को लेकर बोलना चाहता हूं। आज एक समय था जब भाजपा का शासन था, शासन नहीं कुशासन बोलेंगे, 15 साल का कुशासन था और उस कुशासन में सिर्फ वसूली हुआ करती थी हर विभाग के नाम पर। विकास कागजों में दिखाया जाता था। हमारे भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, यहां से उप गृह मंत्री भी हुए हैं और ऐसा विकास किए कि शायद जमानत जब्त होते होते बच गई। विकास की स्थिति आज अंबिकापुर में ऐसी है कि 2018 में स्वास्थ्य विभाग को अगर देखा जाए तो हर विभाग में गिनती के 1 या 2 डॉक्टर हुआ करते थे। बड़ी मुश्किल होती थी जब किसी की तबीयत खराब होती थी। एक मुख्य सड़क थी यहां से रायपुर जाने के लिए और दूसरी एक बनारस जाने के लिए। रायपुर सड़क खुदी हुई थी, आदमी रास्ते में मर जाता था। आज मेडिकल कॉलेज की स्थिति ऐसी है कि हर विभाग में कम से कम 10 जूनियर रेसिडेंट, सीनियर रेसिडेंट, पीएचडी किए हुए डॉक्टर हैं जो रात को 12 बजे भी लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरी बात आपको बताऊं, गौठान की बात इन्होंने किया था। शहर में आज स्थिति यह है कि शहर के चारों ओर गौठान बने हुए हैं। मवेशी जो सड़कों में दिखाई देती थी चौक चौराहे में, आज वो मवेशी नहीं दिखाई देती। भाजपा के नेताओं को ले जाके सड़क घुमाने की जरूरत है। शायद वो कुत्ते बिल्ली को गाय समझ लिए हैं और सड़कों पे देख रहे हैं। ठीक है, बड़े वादे किए, बड़े दावे किए गए तमाम तरह की, तो यहां से जवाब देने के लिए उत्सुकता भी बढ़ रही है, तो बिल्कुल हम जवाब लेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों से, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज 342 करोड़ की राशि नहीं, तो वो कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज तो दे दिए थे, 2 डॉक्टर भी दिए थे, हम वहां जाके डॉक्टर भर दिए। क्या है डॉक्टर? अभी हमने तो शुरू किया, नींव का पत्थर हम थे। यदि हमने नहीं शुरू किया होता तो आज यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं होता। आज यहाँ एम्स आना था। टीएस सिंहदेव ने कहा कि एम्स बिलासपुर में खोला जाए। मैं पूछना चाहता हूं टीएस सिंहदेव से कि सरगुजा की जनता ने आपको वोट देकर विधायक बनाया है, आप एक उपलब्धि अपनी बताइए जो सरगुजा के हित में आपने कोई ऐसा बड़ा निर्णय किया हो। और हमर क्लिनिक की बात कर रहे थे, सारे पुराने बिल्डिंगों में हमर क्लिनिक चल रहे हैं, एक भी नई बिल्डिंग नहीं बनी है। सारे सामुदायिक केंद्र को हमर क्लिनिक में तब्दील कर दिया गया है। मैं आत्मानंद विद्यालय के बारे में पूछना चाहता हूं कि एक भी विद्यालय बताएं जहां इन्होंने एक नया विद्यालय बनाया हो। पुराने भवनों में। ठीक है, बड़ी बात कही, हम उनका इसका जवाब लेंगे, बताएं। यहाँ पे पागलों का हॉस्पिटल खुला है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कांग्रेस की। नहीं सर, देखिए अगर मानसिक विषिप्ता और उसका अस्पताल खुला तो उसमें कोई बुराई नहीं है सर। और दूसरा बताता हूँ, ये आंख खोल लें तो इनको सब दिख जाएगी। आप एक तरफ उदारीकरण, वैश्वीकरण, बराबरी, समानता, हक की बात करते हैं और ऐसा कह रहे हैं कि पागलों का कॉलेज खोला। व्हाट इज दिस? इनका बताता हूँ, कहीं भी कोई उपलब्धि नहीं। पुरानी बिल्डिंग जो जर्जर है उसको लीपा पोती करके टेंडर निकाल के इनके कार्यकर्ताओं का भरण पोषण चल रहा है। आत्मानंद स्कूल कोई भी सुरक्षित नहीं है, कहीं भी नहीं, इनकी उपलब्धि नहीं है। ठीक है, आरोप, कार्यकर्ताओं के जवाब। आत्मानंद के ऊपर एक बात बोलूंगा, इनके पूर्व गृह मंत्री चिट्ठी लिखते हैं तो आप समझ जाइए कि आत्मानंद क्या है। इनके पूर्व गृह मंत्री चिट्ठी लिखते हैं कि दाखिला करवा दिया जाए। बताइए इससे बड़ा क्या उपलब्धि? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। और आत्मानंद स्कूलों को लेकर तमाम तरह के दावे हुए। इनका कहना है सिर्फ आपने उन्हीं को पुताई करा दिया पुराने स्कूलों के और स्कूल संचालित हो रहे हैं। बताएं। आत्मानंद स्कूल
अगर भाजपा के मेरे साथी बृजमोहन अग्रवाल जी को अपना नेता मानते हैं तो बताएंगे, और नहीं मानते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल जी का लेटर यहाँ पे जारी है कि आत्मानंद स्कूल में एडमिशन के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखा है। तो आत्मानंद स्कूल का ग्रेविटी आप इसी से जान सकते हैं। ठोस तर्क है भाई। क्या अनपढ़ी कि आपके पूर्व मंत्री विधायक चिट्ठी लिख रहे हैं आत्मानंद स्कूल में एडमिशन के अलावा आत्मानंद विद्यालय की क्या ख्याति है छत्तीसगढ़ और अंबिकापुर विधानसभा के अंतर्गत कि यहाँ के अंबिकापुर के एक शिक्षक को आत्मानंद विद्यालय के संचालन और उसकी व्यवस्था में महामहिम राष्ट्रपति जी ने अभी पुरस्कृत किया है और संभाग में पहला तर्क है। मैं जवाब ले लेता हूँ भारतीय जनता पार्टी। संभाग में पहला शासकीय आत्मानंद महाविद्यालय इंग्लिश मीडियम प्रारंभ हुआ। ठीक है जवाब ले। देखिए, अपने भारतीय जनता पार्टी के समय में डीएवी स्कूल, मुख्यमंत्री डीएवी स्कूल खुला था, बड़े बड़े बिल्डिंग उसमें बने थे और वो इंग्लिश मीडियम था और बहुत अच्छा था। इनके शासन आते हुए उसको बंद करके आत्माराम स्कूल की, आज बता दें कि इस विधानसभा के अंदर एक भी प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग यदि बनाए हुए तो नहीं, तो वो कह रहे हैं फिर ऐसी क्या अनपढ़ी कि आपके विधायक और पूर्व मंत्री ने लेटर लिख के रिकमेंडेशन दिया। हम नेता हैं। आज भी आपको 50 ऐसे लोग आते हैं कि जहां आत्मानंद स्कूल खुला है वहां लोकल बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, और यदि वो आता है कि हमें इसमें एडमिशन दिला दिया जाए तो हम पत्र जरूर लिखेंगे जनता के लिए कि इनको एडमिशन दिलाया जाए। ठीक है, पत्र उन्होंने लिखा है। हेलो, ये क्या है? आप भी किसी को पत्र तो नहीं लिख रहे? आत्मानंद इतना अच्छा चल रहा है तो। सबसे पहले तो यदि कांग्रेस का शासन हो चाहे भाजपा का शासन हो, यदि वो शिक्षा या स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई अच्छा पहल करेंगे तो आम आदमी पार्टी उसका स्वागत करेगा, पहला चीज। लेकिन ये कह देना कि आत्मानंद स्कूल खोल के हमने मील का पत्थर साबित कर दिया, ये गलत है। हाँ, उन्होंने खोला, अच्छा प्रयास किया, लेकिन उसका संचालन जैसे लोग कह रहे हैं अभी सही नहीं हो रहा है, वैसे ही आत्मानंद और आत्मानंद स्कूलों की आवश्यकता है। कांग्रेस की मैं टीएस सिंहदेव जी और भूपेश बघेल जी, जिन्होंने इस्तीफा दिया अपने मंत्री पद से, पंचायत मंत्री से, क्या लिख करके दिया कि भूपेश बघेल जी आपके कारण 8 लाख गरीब परिवारों के आवास नहीं बन रहे हैं। कौन आरोप लगा रहा है? कौन आरोप लगा रहा है? टीएस सिंहदेव जी लगा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी बताएंगे काम करेंगे तो नहीं है। जहां जहां आपका इस पूरे अंबिकापुर विधानसभा में काम नहीं हुआ तो एक ही चीज कि हमारा भूपेश बघेल जी नहीं कर रहे हैं। कल रामायण राम वनगमन पथ का एक कार्यक्रम पीजी कॉलेज में था और जनता 95% कुर्सियां खाली थी, 5% भी लोग वहां नहीं भरे हुए थे। कार्यक्रम उदयपुर में हुआ था, इसलिए कुर्सियां यहाँ पे खाली थी। कुर्सियां और डोम किसके लिए लगाया गया था? पीजी कॉलेज में डोम और कुर्सियां यहाँ जो प्रोग्राम था सिर्फ रंगारंग प्रोग्राम था। ठीक है, क्या आत्मानंद स्कूल चेंजिंग फैक्टर है? आत्मानंद स्कूल चेंजिंग फैक्टर है? आवाज देकर बताओ भाई। है मैं इधर, आत्मानंद चेंजिंग फैक्टर है? ठीक है, आत्मानंद से आगे चलेंगे, कांग्रेस पक्ष की तरफ आऊंगा सर मैं। क्या ऐसी वजह है कि नल जल योजना जो 100 करोड़ से ज्यादा का इंप्लीमेंटेशन हुआ उसे सही तरीके से अंबिकापुर में नहीं पहुंचाया गया? क्या कमियां? अगर मैं कहता हूं अगर कोई कमी है तो क्या ऐसी कमी है? जनता जानने की इच्छुक है कि जिस साफ पेयजल का वादा किया था 100 करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार ने भेजे, क्यों नहीं मुहैया हो पा रहा? पहले तो आप इस बात को थोड़ा जानकारी को सुधार लें कि 100 करोड़ की जो योजना है वो पूरी केंद्र सरकार की नहीं है। 50% केंद्र सरकार का है, 25% राज्य सरकार का है और 25% स्थानीय सरकार का है, तो 50% ही केंद्र सरकार की है। चलिए, यानी आप मान रहे हैं ना कि 100 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करने के बाद खराब पानी आ रहा है नलों में? नहीं, मैं अभी उसकी किसकी योजना है उस पर मान रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ। हाँ, अब बताइए कि पानी के जो कंसर्न उठाया गया वो क्या? देखिए, अब इसमें यहाँ इस मंच से बैठ के आरोप हम नहीं लगा सकते कि 2015 की नहीं सर, आरोप नहीं लगा रहे हैं, यही तो मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूं जो जनमानस में खड़ा है कि क्यों पेयजल जो इतना हैवी इन्वेस्टमेंट, सर 100 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कोई कम इन्वेस्ट नहीं होता, सभी सरकारों ने किया है, उसके बाद भी इतनी अव्यवस्था क्यों? नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं है। और 100 करोड़ क्या 1000 करोड़ भी हैवी इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में आता है और कहीं कहीं नहीं आता है, आबादी और डिमांड और सप्लाई के अनुसार। सिर्फ 100 करोड़ बोल देने से वो बहुत बड़ी अमाउंट नहीं हो जाएगा। 100 करोड़ की योजना के तहत कितने आबादी को देना है और क्या उसके लिए उस समय डीपीआर वगैरह बना, किस तरह से उसकी योजना का इंप्लीमेंट हुआ, उसमें तो सारी बातें इंक्लूड रहती हैं, तब जाकर के ये बातें आती हैं। चलिए, ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपन नगर निगम में आ गए
अंबिकापुर नगर में 2 चीजें मैं आपको बताता हूं। 106 करोड़ की केंद्र की जो अमृत मिशन योजना है पानी की, अभी 1 महीना पहले जब बारिश अंबिकापुर में कम हुई थी, यहां पूरे शहर की सप्लाई, एक डैम है, बाकी डैम वहां से सप्लाई पूरे शहर की होती थी। ये अमृत मिशन योजना आने के बाद कुछ इलाकों में पानी आ रहा है, या गुनगुटा से हम पानी कुछ ला रहे हैं, बाकी डैम सूख गया। आप कल्पना करिए कि मोदी जी की इस प्रकार की यदि जनहितकारी योजना नई अंबिकापुर में चालू हुई होती तो अंबिकापुर के लोग एक एक बूंद के लिए तरस गए होते। दूसरा मैं एक बात बताना चाहता हूं, 2014 में इनकी पहली बार सरकार आई, डॉक्टर अजय तिर्की जी मेयर बने। इन्होंने बोला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कि संपत्ति कर समेकित कर हम आधा करेंगे। 2014 का चुनाव खत्म हो गया, 2019 का चुनाव आया, उनकी सरकार बन गई। उसके बाद यहां के विधायक टीएस सिंहदेव जी ने कहा कि हम ये आधा करेंगे, और यदि सरकार इसमें मदद नहीं भी करती है तो हम अपने संसाधन से इस शहर का संपत्ति कर समेकित आधा करेंगे। मैं आदरणीय पूछना चाहता हूं, आज आधा हुआ क्या? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं, एक एक घर का 1-1 लाख रुपए संपत्ति कर समेकित कर होके रखा है, और वो लोग ये परेशान है कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, और करना क्या है, क्योंकि इन्होंने ही मना किया था कि आप ये मत जमा करो। कंसर्न भी बहुत चर्चित कंसर्न है, बताइए। समेकित कर के संदर्भ में जो इन्होंने मुद्दा उठाया सर, ये क्यों अभी तक माफ नहीं हुआ? देखिए, समेकित कर और संपत्ति कर सर्वथा राज्य शासन के अधिकार की बात है। उस समय ये बातें आई थी कि राज्य सरकार को हम प्रस्ताव भेजेंगे और हम प्रयास करेंगे कि उस संपत्ति कर और समेकित कर को आधा किया जाए। चूंकि पूर्व में ही संपत्ति कर और समेकित कर बढ़ाया नहीं गया था, जब बाद में इसको राज्य सरकार ने बढ़ाया तो प्रस्ताव पारित करके यहां से भेजा गया, किंतु राज्य सरकार ने उस समय सहमति नहीं दिया, इसलिए उसको नहीं किया जाए। इस बार के चुनाव में आप उस कर को ना माफ करने की ही मैं उसके लिए मुद्दे में लड़ेंगे चुनाव? नहीं, वो आप हट रहे हैं, बैकफुट में आ रहे हैं कि हम वो हमारे बस की बात नहीं, राज्य सरकार की नगर निगम के, देखिए वो राज्य सरकार की बात है, राज्य सरकार यदि इसको सहमति देगी तो जरूर किया जाएगा। यानी राज्य सरकार के पाले में ये बात कांग्रेस है। नहीं, मतलब वो तो उनकी तो शिकायत पहले से है ना कि मेरे ऊपर वाले सुनते नहीं है। बहरहाल एक और महत्वपूर्ण कंसर्न है सर, कोई जंगल है यहाँ पर, उसे भी कहा गया था कि हम वहां पर अगर कटाई हुई तो हम खड़े होकर डिफेंस करेंगे, लेकिन उस जंगल को नहीं कटने देंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देंगे। फिर ऐसा क्या हुआ सर? देखिए, वो जो भी बातें उस समय आई थी, उसके लिए पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय ही सारे एग्रीमेंट, सारे एमओयू हो चुके थे। उतने के बाद यदि कोई नया स्वीकृति होगा और यदि खदान के लिए हमारे सरकार, कांग्रेस सरकार द्वारा कोई स्वीकृति दी जाएगी और पेड़ काटे जाएंगे, उस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि एक भी यदि पेड़ कटेगा तो पहली गोली ये जो अदानी का है, बताइए। मनमोहन सिंह सरकार में इसकी स्वीकृति हुई थी, और बीजेपी सरकार में जो दूसरा टेंडर निकला था उसको केंद्र सरकार ने कैंसिल कर दिया है। ये जो अभी काम चल रहा है और पेड़ कट रहा है, ये मनमोहन सिंह की सरकार में 2013 में इसकी स्वीकृति हुई थी, और वही काम चल रहा है। उसमें हमारे सम्मानित विधायक ने कहा था कि यदि अब एक पेड़ भी कटेगा तो पहला गोली मुझे लगेगा। और इस तरह के वादे जो हैं हर क्षेत्र में वो करते हैं, मगर निभाते एक भी नहीं है। निभाते एक भी नहीं है। ठीक है, आप में से कोई एक बात मैं भी बोलना चाहूंगा इसमें जी। अदानी कौन है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम भाजपा वाले एक बार इसके लिए आंदोलन करने गए थे, दोबारा इनका हिम्मत नहीं है, वापिस आए तो इनको डंडा पड़ा तो वापिस दोबारा कभी आंदोलन करने नहीं जा पाए। ये बात करेंगे अदानी के बारे में। और जो रहा नया कॉन्ट्रैक्ट का बात, कोई भी नए कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत पेड़ नहीं कट रहा है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट वो किया हुआ है 2013 में मनमोहन सरकार, राजस्थान 2013 में बीजेपी की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्टर है, जिसको मिला उसका नाम राजस्थान विद्युत। ठीक है, हमारा काम था मुद्दे को उठाना। आखिरी आप में से कोई अन्य प्रश्न? अब हम इन मुद्दों से आगे बढ़कर जाएंगे, प्लीज आगे जाएंगे और आखिरी दौर की बातचीत के लिए आकर चुनाव के दावों की तरफ जाएं। अमृत जल आवर्धन की बात हो रही थी, शहर वासियों को 24 घंटे पानी देने की बात थी। 2 वक्त का पानी शहर वासियों को नहीं मिल रहा है। 106 करोड़ की धनराशि 2000 में मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे, 5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत नहीं हुई घुनघुट्टा के लिए। केंद्र ने यह प्रयास किया कि सबको शुद्ध पेयजल मिले, लेकिन निगम में कांग्रेस की सरकार ने पूरी योजना का बंदरबाट कर दिया, जिसके कारण आज शहर में लोगों को 2 वक्त का पानी भी नहीं। ठीक है,
इन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता के सामने गंगा जल में कसम खा के घोषणा पत्र तैयार किया था कि हम छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करेंगे। आज छत्तीसगढ़ को पुनः ये पूरा शराब की मंडी बना दी है। ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल घूम घूम के भेंट मुलाकात का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज सम्मानीय कांग्रेस के नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 90 विधानसभा में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम था, अंबिकापुर विधानसभा को छोड़ के पूरे छत्तीसगढ़ में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम क्यों? ये लॉजिकल प्रश्न है सर, इसका जवाब लूंगा फिर मैं कांग्रेस की मुलाकात तरफ का कार्यक्रम था, भले वो नहीं हुआ, लेकिन जो घोषणाएं थी युवा भेंट मुलाकात में 100 करोड़ का इंडोर स्टेडियम, 20 करोड़ का नारायणी परिसर। आप अगर रायपुर गए होंगे तो आप ही के ओपी चौधरी कलेक्टर ने रायपुर में बनवाया है। अब ठीक है, भेंट मुलाकात का जो कार्यक्रम है ना, भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में सीएम को समय कृपया शांत हो जाएं। पाया, लेकिन युवा भेंट मुलाकात यहाँ पे हुआ है और उसमें आप लोग भी आए थे। जल्दी बोलिए, क्विक। देखिए, अदानी का मामला पे आप थोड़ा गंभीर मुद्दा है। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र का हूं, एक गांव घर का छोटा बच्चा हूं। गांव में कृपया आप लोग जाके देखें क्या स्थिति हो रहा है। जड़ जंगल जमीन किसका है? गांव वाले लोग बरसों से वहां निवास करते आ रहे हैं। आपने ठीक बोला ठाकुर साहब कि हमारे विधायक यहाँ के हैं, वही चीज बोले थे कि मैं गोली खाऊंगा, और आज भी वहां हड़ताली में बैठे हुए हैं। ये हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर कहां से आता है भाई? उड़ उड़ के पूरा। ठीक है, कोई और आप में से बताएं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार यहाँ पे लोग विरोध कर रहे हैं, मेरा मानना है कि अगर विपक्ष मजबूत रहता, अगर इनका आरोप है कि टी.एस. सिंहदेव ने पहला गोली नहीं खाया, ये लोग क्यों अगर वहां विरोध करने नहीं गए? मेरा ये प्रश्न है, मजबूत प्रश्न है। बहरहाल इधर जाएंगे हम, बताइए। देखिए, मेरा सवाल माननीय भाजपा के प्रतिनिधियों से है और बहुत अच्छा आपको एक मुद्दा भी दे रहा हूं, हो सकता है आगे भी काम आए, कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को, धरती बांटी अंबर बांटा, मत बांटो इंसान को। ये सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं, गौ सेवा की राजनीति करते हैं। और छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनके मुद्दे को समाप्त कर दिया है। रामगमन वन परिपथ बना दिया, चंद्रखुरी में कौशल्या मंदिर बना दिया, गौ सेवा के लिए गाय का गोबर खरीदने कोई मुद्दा ही नहीं है। जब इनके पास मुद्दा नहीं है तो किस मुद्दे को लेकर जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे? ठीक है, मुद्दा विहीन हो गया। इधर कोई बोलना चाहे? 22 जनवरी को बुला लो, आमंत्रित कर लो। क्विक बोलेंगे, जल्दी बोलेंगे। ये कांग्रेस के साथी हमारे जो भी हैं सिर्फ लच्छेदार भाषण देना जानते हैं। सबसे पहला बात मैं ये बता रहा हूं कि ये जो बोले कि आत्मानंद की बात, शिक्षा की नींव अगर कोई रखा है तो रमन सिंह ने रखा। जाकर के देखिए, कोटा, प्रयास और संकल्प जो जहां से इंजीनियर और डॉक्टर निकल रहे हैं, रमन सिंह जी की देन है। नारे घोटाला भी रमन सिंह ने किया है। रोजगार की बात सुन लीजिए पहले। और जो युवाओं को रोजगार देने का बात किए थे, नौकरी जो अभी नहीं मिल रही है, नई भर्तियां हो रही हैं, उसमें जो तनख्वाह मिलता है युवाओं को, वो 70% पहले साल मिल रहा है, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90%। इतना देने के बाद भी चुनाव क्यों नहीं जीत रहे हैं? जीतेंगे ना, इस बार जीतेंगे। नान घोटाला की वजह से एक कांग्रेसी भाई ने कहा कि 15 साल कुशासन था, इनका शासन इतना अच्छा है कि आए दिन थाने वाले ही थाने के अंदर पीट जाते हैं और आए दिन पत्रकारों की हत्या और धमकी दी जाती है। कैसा शासन है इनका? ठीक है, इधर जाएंगे, आएंगे आपके पास आएंगे। देखिए, मैं युवा हूं, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार से, विधानसभा के सामने युवाओं को नग्न प्रदर्शन करना क्यों पड़ गया? ऐसा क्या? ठीक है, इधर बताएं। सबसे पहली बात तो ये जो भाजपा वाले झूठे आरोप लगा रहे हैं, 2 वक्त का पानी किसके घर में नहीं आ रहा है। यहां मैं किसी से पूछ रहा हूं, नगर निगम क्षेत्र में जितने भी लोग रहने वाले हैं, क्या इनके घर में 2 वक्त का पानी नहीं आता है? और दूसरी बात कि कांग्रेस झूठ बोलती है। मैं पूछना चाहता हूं, किसने बोला था कि देश के एक एक नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे? हर साल 1-1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, अच्छे दिन आएंगे, महंगाई दूर जाएगी। ठीक है, आप में से कोई? ठीक है, इधर आएंगे, बताएं। सम्मानित आईएनएच को मैं धन्यवाद देता हूं और सभी हमारे भाजपा और कांग्रेस के साथी हैं, अब आपके और सभी भाजपा कांग्रेस के हमारे साथी हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो शहर के युवा हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कला केंद्र मैदान पूरे 12 महीना मीना बाजार से या बाजारों से पटा रहता है, छोटे बच्चे रोते हैं वहां पे। मैं उनसे संपर्क किया हूं, खेलने के लिए हमारे लिए ग्राउंड नहीं है, स्टेडियम ग्राउंड बंद रहता है, अंदर में खेलने के लिए दिया नहीं जाता है, पार्क बहुत दूर है, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। अगर उसको कला केंद्र मैदान को अगर पार्क में परिवर्तित कर दिया जाए तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और जो
हमारे जो युवा हैं नशा की ओर भाग रहे हैं, जो उनके अंदर एनर्जी जो पावर है कहीं और खर्च कर रहे हैं। ये आपका एक आप ही के लिए इंडोर स्टेडियम 100 करोड़ का मुख्यमंत्री जी ने देके गया है। सर, मैं बीजेपी और कांग्रेस से मैं एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यहां पर बीजेपी क्यों नहीं जीत रही है। कांग्रेस को इन लोग कभी नहीं हरा सकते, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के का दो पहलू हैं। जो टीएस सिंह को बीजेपी कभी नहीं हरा सकती, कभी नहीं हरा सकती। ठीक है, महिला सशक्तिकरण की बात है। महिलाएं इधर, आप में से कोई कुछ बोलना चाहता हो? आप में से कोई बोलना चाहता हो? आप में से कोई बोलना चाह रहा हूं? ये लोग नारी सुरक्षा का बात करते हैं। अभी तत्काल की घटना जसपुर का और बिलासपुर का ले लीजिए, यहाँ का प्रदेश का जो सचिव है खुद ही उससे इन्वॉल्व है, तो कहां से कौन सरकार? ठीक है, तो मैं पूछना चाहूंगा किसकी आएगी इस बार सरकार? किसकी आएगी सरकार? तो चलिए आखिरी दावों की तरफ आते हैं, आपकी तरफ की। आखिर 2023 में कांग्रेस की बटन में मुहर जनता क्यों दबाए? बताइए जवाब। आपके कौन से दावे, आपके विकास के कार्य क्या है? आखिरी दौर में आप ब्रीफ करिए कि जनता हमें इसलिए वोट दे। पूरा छत्तीसगढ़ आपको देखेगा। पूरा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार इस बार 75 पार करके बनेगी, और किसानों और मजदूरों और युवा साथियों और महिला भाई बहनों की सभी के ताकत से बनेगी और 75 पार की सरकार बनेगी। ठीक है, आप बताएं क्यों दे जनता आपको अपना बहुमूल्य मत और क्यों बनाए आपकी सरकार फिर से? सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो ये है कि भाजपा की जो सरकार थी उद्योगपतियों की सरकार थी। कांग्रेस की जो सरकार है वो मजदूरों की, युवाओं की, महिलाओं की, आम जनता की सरकार है। इसलिए दोबारा कांग्रेस सरकार को वोट देकर भारी मतों से विजय बनाकर जिताएंगे। ठीक है, आपको क्यों जनता यहाँ पर ताज दे, क्या है वजह? छत्तीसगढ़ की जनता ने 7 साल कांग्रेस को भी देख लिया है, 15 साल भाजपा को भी देख लिया है। जनता दोनों से त्रस्त है, तो इस बार जनता आम आदमी पार्टी को वोट देगी। आपको मौका दे। आप बताइए इस बार क्यों वनवास जनता खत्म करे छत्तीसगढ़ की, और यहाँ का तो लंबा वनवास क्यों टूटे भारतीय जनता पार्टी? जनता का विश्वास जो है वो कांग्रेस से उठ चुका है। ये घोटालेबाज की सरकार है। मतलब गरीबों के अंबिकापुर में प्रमाणित है, कलेक्टर के द्वारा जांच हुआ है कि 50 करोड़ का सोसाइटी के चावल का घोटाला किया गया है। यहाँ एफआईआर दर्ज है, मगर इनके मंत्रियों के दबाव के चलते एक भी एफआईआर काम नहीं हो रहा है और वो खुलेआम घूम रहे हैं। और आज भी हर्रा टिकरा जो विधायक जी का भंडार है और गांव है, आज मेरे टेबल पे आज 25 तो कार्ड रखे हैं जिसमें 2-2 महीना से चावल उनको नहीं दिया गया। तो आप ईमानदारी की सूचिता को लेकर जाएंगे। अंतिम जवाब आपका, क्यों भारतीय जनता पार्टी का वनवास खत्म करे ये जनता और अंबिकापुर के निवासी? इन्होंने भाजपा के ऊपर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाया और कांग्रेस के आयोग के सदस्य हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा, आप ही सब परिवार वहां दर्शन करें। दूसरा, सरगुजा जिले में रेत जो 700 रुपए ट्रॉली मिलता था वो पहुंचा है 2500 रुपए। जो इनका सीमेंट का जो दाम था 220-230 था, वो पहुंच गया 350 रुपए। जिन आदिवासी हितों की ये बात करते हैं वो आदिवासी हितों की बात मैंने कर दी। शेड्यूल कास्ट समाज के लोगों को नग्न होकर रास्ते पर दौड़ना पड़ता है, ओबीसी समाज के लोग अलग से पीड़ित हैं, और कर्मचारी तो एक एक करके बदला लेगा। आंगनबाड़ी से लेकर के जितने कर्मचारी हैं मितानीन हैं, जो वादे किए थे और वादे से जो पलट गए हैं, एक एक चीज का हिसाब होगा। और डॉक्टर रमन सिंह जी की 15 साल की जो सरकार थी वो एक एक लोग महसूस कर रहे हैं कि वैसे ही सरकार कमल फूल छाप की सरकार। और आपको फिर से वनवास खत्म होगा तो अंतिम रिकॉल किसकी बनेगी सरकार? किसकी बनेगी सरकार? तो दोस्तों मिली जुली प्रतिक्रिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जोश है। दिलचस्प होंगे, ये सबसे हॉट सीट है छत्तीसगढ़ की, गिनी चुनी हॉट सीटों में एक है, और अब देखना है कि जनता किसकी मोहर लगाती है किसकी पेटी में। लेकिन इतना साफ है कि मुद्दे गर्म है और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। आइए न्यूज़ 24/7 और हरिभूमि देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।